जय हिंद, नमस्कार। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च डे एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों का व अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक अति महत्वपूर्ण लेख के बारे में देखेंगे। ये दरअसल लेख कहना इसे उचित नहीं है, ये एक प्रकार का व्लॉग है या आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का ब्लॉग है जिसको यहाँ शब्ददेह दिया गया है। तो सरदार सरोवर योजना के ऊपर पूरा लेख है। वैसे तो हमने कई सारे लेख ऐसे पढ़े होंगे जो कि सरदार सरोवर योजना की सराहना करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, मगर यहाँ ये लेख रेयर लेख है जो कि सरदार सरोवर योजना का अपने आप में ही यह पूरी परियोजना का आलोचनात्मक या आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज करता है कि ठीक है कि इसके सकारात्मक पक्ष है, वो तो बात हमने समझ ली कि इससे सिंचाई होती है, पूरे प्रदेश में जो पानी की समस्या है पीने का पानी की वो दूर होती है। साथ ही में कृषि के लिए भी इरिगेशन के लिए भी पानी जो है वो नर्मदा से बहुत ही अच्छा प्रमाण में मिलता है। तो ये तो सारी सकारात्मक बातें हैं, मगर यहाँ अगर इसका आलोचनात्मक हम लोग अगर इसकी समीक्षा करें या इसका विश्लेषण करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जितनी इसमें अच्छाइयाँ हैं उतनी ही बुराइयाँ यह डेमो में रहती है या ऐसी महाकाय परियोजना में रहती है, क्योंकि इससे पर्यावरण का नुकसान जो है वो काफ़ी होता है। तो इसको ही देखेंगे। यहाँ लेखक ने यह पूरे लेख को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है और यहाँ हमने मात्र और मात्र इसका एक टाइटल जो है वो एक सिंबॉलिक टाइटल दिया है। वैसे पूरा टाइटल बहुत बड़ा है जो हम लोग आगे तस्वीर में देखेंगे। साथ ही ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ विशालकाय जो डैम है उसकी तस्वीर हमारे सामने है और उसमें हम देख पा रहे हैं कि बिलियंस ऑफ गैलन्स पानी को यहाँ रोका जा रहा है समुद्र में बहने से और इसे यहाँ जमा किया जा रहा है ताकि हम लोग इसका उपयोग अलग अलग हमारे उद्देश्यों के लिए कर सके, जैसे पीने के पानी के लिए, जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। क्योंकि आमतौर पर गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है वो दरअसल सेमी एरिड रीजन है, सौराष्ट्र के साथ कच्छ भी सेमी एरिड रीजन है। तो यहाँ पानी की कमी बहुत ही जो है लंबे समय तक पूरे साल में रहती है। लगभग 7 या 8 महीना पानी की अछत रहती है, पानी की कमी रहती है। तो इसके लिए यहाँ नर्मदा का पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स, विद द हेल्प ऑफ मोटर्स। ठीक है, तो ये एक अपने आप में सकारात्मक बात है। साथ ही यहाँ बड़ा ऊंचा डैम है, बड़ा ऊंचा बांध है, तो यहाँ से पानी गिरने से इस पूरे डैम में जो हाइड्रो पावर जनरेशन की जो क्षमता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो भी अद्भुत है। तो ये सारी सकारात्मक बाबत है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि यह लेखक ने अपने ध्यान को इस परियोजना से जो नुकसान हो रहा है, इस परियोजना से जो समस्याएं खड़ी हो रही है उन पर लगाया है और हमारे सामने यह अपना जो रिसर्च है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्लस अगर ग्रोथ माउंट यूपीएससी में यह रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस सेशन की बात करें तो यह सेशन सनदी सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है इसी प्लेटफॉर्म के तहत कि यह कार्यक्रम में से मात्र और मात्र एडिटोरियल्स की ही चर्चा नहीं होती, मगर यहाँ एडिटोरियल्स को हम लोग एक गेटवे के रूप में देखते हैं। गेटवे किसका? तो गेटवे जनरल स्टडीज़ का, गेटवे करंट अफेयर्स का, गेटवे आंसर राइटिंग स्किल्स का, गेटवे कन्विंसिंग पावर वाला जो आप आंसर लिख सको तो वो आप सीखे, गेटवे उसका। ठीक है, तो बहु उद्देश्य के साथ हम लोग यह एडिटोरियल्स की पढ़ाई करते हैं और इसीलिए आमतौर पे एक या दो विषय पर ही हम जो है चयनित विषय पर ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमें 360 डिग्री व्यू लेना होता है। साथ में अलग अलग तत्वों को भी हम लोग शामिल करके चलते हैं। यूं ही यह लेख को ही काट के आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते, कोई भाषा को बदल कर। तो मुझे लगता है कि ये मेहनत जो है हमारी वो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग घर बैठे भी आज के समय में तैयारी कर सकते हैं सनदी सेवाओं की या किसी भी अन्य जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की। इसके लिए आपको ग्रोथ माउंट के साथ जुड़ना है। ग्रोथ माउंट एजुकेशन या ग्रोथ माउंट यूपीएससी जो चैनल है यूट्यूब पर चल रही है, आप उसे निसंदेह इसको आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखें, अपनी तैयारियां करें, अपनी तैयारियों को बेहतर बनाएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, ताकि यहाँ जो सेशन चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस छात्रों तक पहुँचे। देखिए, यहाँ एक भेद होता है छात्र में और सीरियस छात्र में। वी आर सीकिंग सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे ही छात्र चाहिए, अभ्यर्थी चाहिए, विद्यार्थी चाहिए जो कि अपनी तैयारियों में समर्पित हो, अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित हो। तो
उनको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे ही यह निरंतर कार्यक्रम यहाँ ही यूट्यूब के इस माध्यम से ही निरंतर चलता रहेगा, आपको कोई बाधा नहीं होगी। प्लस हमने थोड़ा टाइम टेबल में भी फेरफार किया है। जो एडिटोरियल्स के सेशन है वे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 को अपलोड हो जाएंगे, मॉर्निंग 8 को प्रीमियर हो जाएंगे, ठीक है, एवरी डे। तो आपको फ्रेश स्टार्ट मिलेगा और उस फ्रेश दिन की शुरुआत में ही आपको एडिटोरियल्स के सेशन आपके सामने रहेंगे, तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, मज़ा आएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मेन चर्चा। इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम लोग लेख की तस्वीर से करेंगे। देखिए, यह पूरा लेख है जो कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि यह संपादकीय लेख नहीं है, मगर ये एक प्रकार का ब्लॉग है, ब्लॉग किस्म का है। कोई भी लेखक ने अपने विचार यहाँ रखे हैं हमारे सामने, और ये विचार थोड़े तीखे हैं और जो सही बात है उसका ही पक्ष लेने वाला है। और यहाँ कहा गया है कि क्या हम लोग जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े बांध बनाकर, क्या ये सही मायने में डेवलपमेंट है? क्या हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम लोग एक्चुअली डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? वो भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है। साथ ही में यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है? ठीक है, तो कई सारे जटिल प्रश्नों का जवाब यहाँ लेखक ने अपने ब्लॉग के द्वारा देने का प्रयास किया है अपने ओपिनियन में, जिसको हम लोग आज आधार बनाकर पूरा मुद्दा जो है सरदार सरोवर परियोजना को लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे। इनकी सकारात्मक बातें तो हमने कर ली, ठीक है, कि वो सिंचाई में या इरिगेशन में काम आता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पानी पहुंचाने में काम आता है, प्लस आप समझ लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में काम आता है। मगर यहाँ इससे जो नुकसान होने वाला है वो थोड़ा बड़ा नुकसान होने वाला है, और यही परियोजना के सकारात्मक पहलुओं से जो नुकसान होने वाला है वो भरपाई नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा नुकसान है, तो यह पूरी चर्चा हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको मालूम ही है कि हम लोग यह 3 चरणों में पूरे सेशन को देखते हैं। सबसे प्रथम उसमें कंक्लूजन की बात करते हैं, लेख का पूरा उपसंहार, पूरा निष्कर्ष निकालते हैं। साथ ही में जो हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल है, यानी कि लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि लेखक ने वैसा कहा किया है, लेखक का रिसर्च किया है कैसा है। और साथ ही में जो ज़रूरत पड़े तो हम लोग संशोधित तत्वों को भी यहाँ निहित करने का प्रयास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट फ्रॉम अवर साइड। तो ये पूरी बात है। तो आज भी यही तीनों मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम निष्कर्ष की बात करेंगे, साथ ही में उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई है जो हमारे ज्ञान में इजाफा कर सकती है, हमारे ज्ञान को बढ़ा सकती है, उसको देखेंगे। और अंत में जो कोई इनपुट तत्व है जो कि महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। इसमें मात्र और मात्र हम लोग नर्मदा के बारे में कुछ तथ्यात्मक माहिती देखेंगे। रिवर नर्मदा, ठीक है। तो यह सारी चीज़ों को देखकर जो है आज का सेशन जो है वो हमारा पूर्ण होगा, जिसमें शुरुआत होगी निष्कर्ष से। देखिए, सबसे प्रथम तो मैंने आपको बताया कि यहाँ लेखक का जो व्यू है वो क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है। लेख में सरदार सरोवर बांध का आलोचनात्मक परीक्षण हुआ है। ठीक है, देखा गया है मात्र और मात्र इसकी अच्छाइयों को सुनकर दिल बहलाने की बात जो है वो यहाँ लेखक के द्वारा नहीं की गई, मगर लेखक ने दूसरे पक्ष में भी झांका है और देखा है कि क्या समय की आज गंभीरता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो ये बात रही सबसे प्रथम। उसके बाद जो यह डैम के द्वारा या यह बहुहेतुक या मल्टीपर्पस परियोजना जो है या योजना है उसके द्वारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसके द्वारा जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जो एनवायरमेंटल लॉस या डिग्रेडेशन, कहना दोनों ही उचित है, इसकी यहां जमकर बात हुई है कि क्या इस परियोजना से जो पर्यावरण को नुकसान होने वाला है, सकारात्मक बातें तो ठीक है हमने समझी, मगर जो यहाँ नुकसान होने वाला है वो कैसे भरपाई होगा और कौन इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है, इत्यादि सवाल भी यहाँ पूछे गए हैं। साथ ही में यहाँ लेखक ने एक अपना दृष्टिकोण भी लगाया है और कहा है कि मात्र और मात्र
पर्यावरणीय डिग्रेडेशन ही नहीं हो रहा, मगर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि समस्या बनकर आज सामने खड़े हैं, जिसमें एक मुद्दा है जनजातीय लोगों का। जनजातीय लोग, या इसे इंग्लिश में बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, क्योंकि मध्य गुजरात है और मध्य गुजरात आदिवासी बहुल विस्तार है, जनजाति बहुल विस्तार है, तो यहाँ बहुसंख्यक आदिवासी रहते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में उन लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पुनः स्थापित किया जाता है। जो वे ट्रेडिशनली वहाँ परंपरागत रूप से रहते हैं, उनके रहठानों के ऊपर सरकार के द्वारा कब्जा हो जाता है, यानी कि सरकार एक प्रकार से वो जमीन को प्राप्त कर लेती है, ठीक है, और इन लोगों के लिए अलग सी जमीन अलॉट करती है, ठीक है। तो लेखक ने यहाँ ये दृष्टिकोण भी लगाया कि क्या जनजातीय लोगों को इससे क्या जो है फायदा है, ठीक है। और यहाँ एक सकारात्मक बात भी लेखक ने देखी है। लेखक ने कहा है कि ये जनजातीय लोगों का जो पुनः स्थापन है अलग अलग जगहों में, वो एक प्रकार से अच्छी बात है, क्योंकि वे धीरे धीरे अब अर्बनाइज्ड हो रहे हैं। जो लोग परंपरागत रूप से जंगलों में रहते थे वो आज धीरे धीरे अर्बनाइज्ड हो रहे हैं। तो ये लेखक ने एकमात्र इस प्रोजेक्ट की सकारात्मक बात देखी है, ये हमें लगता है। साथ ही में अगर यह नर्मदा और उसके क्रिटिक्स की बात करें, नर्मदा योजना और उसके क्रिटिक्स की, तो हाल ही में हॉटस्टार के ऊपर एक सीरीज स्ट्रीम कर रही है, नई सीरीज है जिसका नाम है डैम्ड बट नॉट डैम्ड, ठीक है। तो ये नर्मदा के ऊपर ही है और नर्मदा के इस परियोजना से जो जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको ही हाईलाइट करने वाली है। तो यहाँ लेखक ने इस सीरीज में से भी आंशिक रूप से कुछ बातें ली है, जो है कुछ बातें लिखी है, आई एम सॉरी, और साथ ही में हमारे ज्ञान में इजाफा करने का भी लेखक ने प्रयास किया है। तो ये पूरी बात है, ये बात रही निष्कर्ष की। मैं यहाँ एक बार सीरीज का नाम लिख देता हूँ, डैम्ड बट नॉट डैम्ड। हाल ही में ये हॉटस्टार के ऊपर स्ट्रीम हो रही है, आप भी देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री है और बहुत ही ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री है। तो हमें यह परियोजना से जुड़े कुछ ऐसे तत्वों को भी जानने में मदद रूप साबित हो सकती है, पूरी परियोजना को एक्सप्लोर करने में ये साबित हो सकती है। ये बात ठीक है कि मनोरंजन है, तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जो हमारी परीक्षा दृष्टि के लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं होंगे, मगर अन्य कई सारे ऐसे तत्व होंगे जो कि उपयोगी हमारे लिए होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखना हमारे लिए फायदे में साबित हो सकता है। तो मैं आपको भी अनुरोध करूंगा कि आप हॉटस्टार पर जाइए और यह पूरी डॉक्यूमेंट्री को सिंगल सेशन में बैठ के देखिए और पता लगे कि ये पूरा मामला है क्या। यहाँ लेखक ने कुछ बातें, कुछ प्रेरणा इसमें से ली है, मगर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो दृष्टि है वो सुस्पष्ट होगी। तो ये पूरी बात रही निष्कर्ष की। अब आगे देखें हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप में ही यह जो लेख है वो आलोचनात्मक है। तो एक बात तो तय है कि यहाँ नर्मदा परियोजना की कोई सराहना नहीं होने वाली, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होने वाली। वो कई सारे लोगों के द्वारा कई बार, हजारों बार यह होती आई है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ लेखक ने कुछ ऐसे तत्वों को देखा है जो कि एक प्रकार चिंता समान है, मात्र कोई प्रदेश के लिए नहीं, कोई देश के लिए नहीं, मगर अपने आप में एक मानवता के लिए एक जो है चिंता समान है, क्योंकि यहाँ इन परियोजनाओं से पर्यावरण का भरपूर नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान कैसा है? इरिवर्सिबल है। एक बार नुकसान हो गया तो हम उसे फिर से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। हम स्टेटस को, परिस्थिति में पूरे विश्व को या पूरे प्रदेश को नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नुकसान है जिनको ना ही करें हम लोग तो बेहतर है, ऐसा लेखक का मानना है, और उन्होंने हमें चेतावनी भी दी है। तो यहाँ सबसे प्रथम बात करें तो जब से यह परियोजना शुरू हुई, ठीक है, यह परियोजना का शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था 1950s के डिकेड में, मगर फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यह योजना बंद रही, फिर धीरे धीरे काम हुआ, फिर धीरे धीरे काम हुआ, तो आज दिन तक इस परियोजना का काम होता ही रहा। मगर पिछले 20 वर्षों में इसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब से यह परियोजना का काम शुरू हुआ तब से विरोध इसका हो रहा है। परियोजना का शुरू से विरोध,
शुरू से इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो पर्यावरणविद थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वे लोग तो जानते थे, उन लोगों को तो थोड़ा आइडिया भी था कि यह परियोजना, भले ही ये लोग हमें जो है अच्छी अच्छी बातें करें, नर्मदा डैम को एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट की तरह उसको हाईलाइट करें, या नर्मदा डैम को ही गुजरात के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बताए, मगर जो पर्यावरणविद थे वे सुस्पष्ट थे और उनको मालूम था कि भले ही जो फायदा है वो भले ही जितना हो उतना हो, मगर यहाँ नुकसान फायदे से ज़्यादा निश्चित रूप से होने वाला है। तो वे लोग शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे। साथ ही में जैसे कई सारी चीज़ें नर्मदा परियोजना से अच्छी रही, जैसे गुजरात के सौराष्ट्र को पानी मिलने लगा, कच्छ को पानी मिलने लगा, या आजू बाजू के प्रदेश में इरिगेशन जो है वो भी अच्छा होने लगा, मगर यहाँ इस परियोजना से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कई सारी समस्याएं, ऐसा नहीं है कि यह परियोजना मात्र और मात्र सकारात्मकताओं को ही लेकर आई है। यहाँ नकारात्मकता भी भरपूर है और यहाँ कई सारी समस्या है जो कि कई वर्षों में उत्पन्न हो गई है, जिसमें से सबसे प्रथम और बड़ी समस्या है पर्यावरण का खतरा। पर्यावरण का खतरा, जिसका जिक्र मैंने किया, और यह खतरा इरिवर्सिबल रहेगा। भविष्य में हमारे चाहने पर भी ये नुकसान जो है वो हम लोग वापस भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लेखक ने इस दिशा में हमारा ध्यान लगाया है। साथ ही में अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया, जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, मध्य गुजरात का संपूर्ण विस्तार जनजातीय बहुल विस्तार है। जनजातीय बहुल विस्तार यानी कि मेजोरिटी में यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स में देखने को मिलती है। तो निसंदेह जब ये परियोजना का विकास हो रहा था, तब यह जनजातीय समुदायों पर कई प्रकार के दबाव बने होंगे। उनको अपने परंपरागत रूप से जो रहते थे, जो जंगलों में उनके घर, वे उनको खाली करने होंगे। उनको कोई अलग जगह फिर से पुनर्स्थापित किया गया था। अब ये जगह के साथ उनको जो है उनका मैचिंग होगा या नहीं होगा, उनको ये जगह में कंफर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारे प्रश्न थे, मगर इन प्रश्नों को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया। तो यहाँ लेखक ने यह भी बोला है कि यह जनजातीय समुदाय की अनदेखी बहुत ही गंभीर बात यहाँ बोली है कि यह अनदेखी से ही नक्सलिज्म की शुरुआत होती है, या माओइज्म की शुरुआत होती है। ठीक है, ये तो यहाँ सकारात्मक एक बात है कि यहाँ जो पुनर्स्थापित किए जाने वाली जो जनजातीय समूह है या समुदाय है, उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा। वे लोग अपने पारंपरिक जीवन से शहरी जीवन की ओर आने लगे। धीरे धीरे वे भी घुल मिल जाएंगे हमारे शहरों में, कोई चिंता नहीं है। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये सफल नहीं हुआ, ठीक है, ये तो वे खुश हो गए, अच्छी बात है, मगर अगर खुश नहीं हुए तो वे डायरेक्ट नक्सल बन सकते हैं, डायरेक्ट माओइस्ट बन सकते हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। और ये हमें मालूम है, बखूबी मालूम है कि नक्सल और माओ लोगों का जो विद्रोह होता है वो सशस्त्र होता है, हिंसक होता है। ठीक है, यहाँ वे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नहीं चलाएंगे, मगर सरकारी संगठन है, सरकारी व्यक्ति है, उनको टारगेट करेंगे, उनको जान से मार देंगे, सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो निर्वाचित एस्टेब्लिशमेंट है उनको वे चलने नहीं देंगे। मगर यहाँ हम भाग्यशाली है कि ये नहीं हो रहा है, मगर ये नक्सलिस्ट बनने की जगह वे खुश है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। और ये खुश इसलिए है क्योंकि इन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इन लोगों को शहरी जीवन से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। साथ ही इनको जो आज दिन तक जो फैसिलिटीज़ होती है उन तक जो एक्सेस नहीं था, वो अब उनको एक्सेस मिलने लगा है। जैसे अगर बात करें तो एजुकेशन, हॉस्पिटल,
स्कूल्स या एजुकेशन में वो तो आ गई, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए ये लोगों को पसंद आ रहा है यह जो शहरी जीवन है, और वे इस पुनः स्थापना का विरोध नहीं कर रहे हैं, आई मीन। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहलू है, ये लेखक ने भी यहाँ जो है हाईलाइट किया है। प्लस अगर देखें तो यहाँ कुल 3 समुदायों को प्रस्थापित किया गया है एक जगह से दूसरी जगह, यह पूरी नर्मदा परियोजना को बनाने में। और लगभग अगर एक अभ्यास की बात करूँ आपको, तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 700 से अधिक कुटुंबों को एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थापित किया गया है। यह 700 कुटुंब में 700 कुटुंब जो है वो कुल 3 वर्गों के साथ जुड़े हुए हैं, 3 वर्गों के साथ संबंधी है, जनजातीय समुदाय के। और इन सबको, इन सारे कुटुंबों को एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थापित कर दिया गया। ये तो अच्छी बात है कि वे लोग खुश है। अगर वे खुश नहीं होते तो भारत के साथ गुजरात की सरकार एवं गुजरात के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। तो ये पूरी बात है। प्लस अगर आगे देखें तो अन्य भी कई सारी समस्याएं हैं जो कि इस अकेली परियोजना से उत्पन्न हुई है, जिसमें कई सारी बातों का जिक्र हम लोग कर सकते हैं। प्रथम बात तो ये है कि डिफोरेस्टेशन। मिलियंस ऑफ ट्रीज, लाखों की संख्या में पेड़ों का निकंदन हुआ है, और बड़ी बड़ी बेरहमी के साथ इसका निकंदन हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ानी हो तो जो रिजर्वोयर है उसका जो व्यास है, उसका रेडियस, वो भी साथ में बढ़ता है। तो यहाँ 1 फुट अगर हाइट बढ़ी बांध की तो हजारों किलोमीटर जो फैलाव है रिजर्वोयर का, वो भी बढ़ेगा। तो वे सारी जगह जो है, वो सारे जंगल जो है वो डूबने चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, विच विल ट्रिगर डिफोरेस्टेशन। और मिलियंस ऑफ ट्रीज का यह परियोजना बनाने में हुआ है। प्लस यहाँ ये भी सुनिश्चित करना है कि जो सिस्मिक ऑर्डर होता है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, तो यहाँ भी फेरफार देखने को मिला है यह नर्मदा बांध के द्वारा। क्योंकि एक ही जगह पर हमने करोड़ों किलोग्राम, करोड़ों पाउंड की आप उसकी मेजरमेंट की बात करें, उस पानी के रिजर्वर में जो जमा है, तो वो करोड़ों पाउंड्स का जो है वजन रखता होगा। तो उसको एक ही जगह पे लंबे समय तक जमा करना, वो भी अपने आप में एक सिस्मिक ऑर्डर के खिलाफ का जो है खिलाफ की बात है। ठीक है, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी को जमा करने की वजह से ही पूरे क्षेत्र में सिस्मिक डिसऑर्डर हो गया है, और यह पूरा क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन जोन बन गया है। अर्थक्वेक प्रोन जोन। ठीक है, तो ये बात है, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है और हमारे दिमाग में रखनी है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि यह ऐसा नहीं है कि विरोध आजकल हो रहा है, जब से यह परियोजना की शुरुआत हुई तब से विरोध हो रहा है। मेघा पाटकर इसकी आंदोलन करता है, जो कि एक प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट है। उनके द्वारा, उनकी आगेवानी में ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और काफ़ी सक्सेसफुल रूप से यह होता गया है। मगर सरकार ने इसकी बात सुनी नहीं थी, वैसे बीच के कुछ वर्षों में सुनी थी, इसीलिए काम इसका अटक गया था। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दे दी, तो ये आंदोलन जो है वो थोड़ा दुर्बल बन गया। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो एनवायरमेंटलिस्ट का मुद्दा है, यह मुद्दा बिल्कुल सही है। यहाँ एक और भी बात है, जो डिफोरेस्टेशन हुआ ट्रीज का, तो हमें बखूबी मालूम है कि ट्रीज अकेला नहीं होता है, या फॉरेस्ट जो है वो अकेला नहीं होता, अकेला ट्रीज से बना नहीं होता। करोड़ों किस्म की जातियाँ, प्रजातियाँ, जीव, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ठीक है, छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े मैमल तक यहाँ फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो उनका रहठाण भी पानी में डूब गया, उनका रहवास भी कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक प्रकार का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र सकारात्मक बातें ही है नर्मदा डैम के बारे में।
कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे नर्मदा डैम से पूरे जो है प्रदेश को, या मैं तो कहता हूँ कि पूरी मानवता के लिए यह एक प्रकार के मास डिस्ट्रक्शन के साधन होते हैं। ये जो बड़े बड़े डैम होते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन के साधन होते हैं। और डैम से दुर्घटना हमें ताज़ी ही है, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा, ठीक है, जैसे धौलीगंगा में जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ और उससे जो बाढ़ आई वो कितनी विनाशक थी, ठीक है। तो यहाँ भी कोई समय एक इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और वो शक्यता को हमें नकारना नहीं चाहिए। तो ये पूरी बात है। तो ये रही हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल की बात। अब अगर आगे देखें तो हमें हमारे तीसरे चरण में नर्मदा के बारे में देखना है। नर्मदा का उद्गम देखेंगे हम लोग, और उसके साथ नर्मदा से ही जुड़ी कुछ तथ्यात्मक माहिती भी देखेंगे। सबसे प्रथम हम उसके उद्गम की बात करेंगे। तो आपको जैसे फोटोग्राफ दिख रहा है, नर्मदा का जन्म दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्र से होता है। मध्य प्रदेश एक बड़ा चौड़ा राज्य है और उसके पूर्वीय क्षेत्र से होता है, और नर्मदा का बहाव जो है वो पश्चिम के ओर है, ठीक है। पश्चिम के ओर आगे चलकर वो गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में आई थिंक आम्फेश्वर की जगह से, भरूच अंकलेश्वर के पास ही कहीं एक जगह आई हुई है, उससे ही वो भारत में गुजरात में वो प्रवेश करती है और आगे चलकर भरूच से कुछ दूर गल्फ ऑफ खंभात में वो समुद्र में मिल जाती है। तो ये उसका पूरा रूट है। अन्य माहितियाँ देखें तो ये एक ऐतिहासिक नदी है जिसका वेदों में भी उल्लेख है। और अगर ऐतिहासिक युग की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्रथम टोलेमी के द्वारा इसका जो है इसको टोलेमी ने मेंशन किया था, ठीक है, अपने लिटरेरी वर्क में। और ये बात है 2nd सेंचुरी एडी की। तो तब से बहुत ही पौराणिक नदी है। और अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो नर्मदा का महत्व भी बहुत ही बेहतर है। 7 पवित्र नदियों में नर्मदा का नाम आता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। तो इस तरह जो देखे अगर तो नर्मदा जो है वो एक अपने आप में भारत की एक गौरवपूर्ण नदी है। और विंध्या और सातपुड़ा माउंटेन्स के बीच में यह बहती है। बहते बहते मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर वो आती है गल्फ ऑफ खंभात तक। अगर इसके सोर्स की जो है स्पेसिफिक बात करें तो विंध्याचल माउंटेन, अमरकंटक प्लेटू और मध्य प्रदेश के अन्नूर डिस्ट्रिक्ट से यह निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश का पूर्वतम जिला है, वहाँ से निकलती है। और बहते बहते कई किलोमीटर बहती है, लगभग 1312 किलोमीटर लंबी है यह नदी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अमरकंटक प्लेटू है, विंध्याचल पर्वत है, वो 1048 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ से नर्मदा निकलती है और गल्फ ऑफ खंभात तक पहुँचती है। तो ये पूरी बात है, ठीक है। तो आज इस पूरे सेशन में हमने नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, यानी कि वी एक्चुअली क्रिटिकली एनालाइज द एंटायर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आज दिन तक जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कई सारे इसके प्रशंसा में, इसकी सराहना में कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे, मगर ये रेयर आर्टिकल था क्योंकि इसका क्रिटिकली पूरे प्रोजेक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करता था और यहाँ से जो सही बात है, जो सही समस्या है, उनको हाईलाइट करने वाला था। तो वी थैंक टू राइटर कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा विषय दिया और यह विषय हमारे परीक्षाओं में भी हमें उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ से एलिमेंट्री माहिती तो बहुत ही कम निकलती है नर्मदा के बारे में। एलिमेंट्री माहिती अगर आपको जाननी हो तो आप विकिपीडिया विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से अच्छी माहिती मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मगर यहाँ मेंस का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न निकलता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सरदार सरोवर बहुहेतुक परियोजना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। 250 से 300 शब्दों में आपको यह उत्तर देखना जो है देने का प्रयत्न करना है और यह लिखना है आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नर्मदा परियोजना में समस्याएं खड़ी हुई, गंभीर समस्याएं खड़ी हुई, वो आपको मेंशन करना है, वो आपको नोट डाउन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।